जय हिंद साथियों। आज के इस प्रसंग को लेकर के मुझे सबसे ज्यादा जो पंक्तियां याद आ रही हैं, आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और मुझे ये पंक्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार मैं, चूंकि अच्छी पंक्तियां हैं और मुझे इतनी याद एक साथ अभी नहीं हुई है, तो छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी कि अंधकार, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे उपवन कोशिश, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। ये पंक्तियां उन विद्यार्थियों को समर्पित हैं जो इस परीक्षा में, जो रीट का फीवर जो समाप्त हुआ है, और मैं समझ रहा हूं राजस्थान का सबसे बड़ा फीवर था, सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये फीवर था। उसे देने के बाद विद्यार्थी अब बिल्कुल इस असमंजस में है कि वो क्या करें और क्या ना करें, और अगर कुछ करें तो क्यों करें, उसके पीछे क्या रीजन हो, क्या औचित्य उसके पीछे हो। विद्यार्थी इस हेतु मार्गदर्शन मांगते ही रहते हैं, मुझसे भी मांगते हैं, अन्य जहां जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े वहां से मांगते हैं। तो सब अपने दृष्टिकोण से, सब अपनी समझ से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो मुझे भी अधिकार है मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने का। तो विद्यार्थियों, मैं ये चाहता हूं कि अपनी अब आगे प्लानिंग क्या हो, अब आगे रणनीति क्या हो, इस बारे में आपको सच में विचार करना है। मैंने जैसे हमेशा, जो दो वाक्य मेरे हमेशा ध्येय वाक्य होते हैं, मैंने हमेशा जिस बात को कहा कि ऐसे योद्धा जो युद्ध की तैयारियां युद्ध घोष होने के बाद प्रारंभ करते हैं, वो युद्ध में विजयी नहीं होते हैं। और आचार्य चाणक्य का वो कथन, जिसे मैं कई बार अपने सेशन में कोट करता हूं कि शांति काल में स्वेद बहाना जो होता है, पसीना बहाना जो होता है, वो युद्ध काल के रक्त को कम करता है। ये मेरे बड़े प्रसिद्ध और मेरे बड़े फेवरेट दो वाक्य हैं। बच्चे इस असमंजस में है कि सर, हम जितने अंक लेकर के आ रहे हैं रीट में, हमारी क्या पोजीशन है, हम क्या मान करके चले। कट ऑफ मैंने अलग से निकाली नहीं थी, लेकिन ये विश्लेषण मेरा था, संक्षिप्त विश्लेषण मेरा था कि जो 200 या 200 से ज्यादा जिन बच्चों के अंक आ रहे हैं, वो लगभग सेफ हैं। बिल्कुल, वो मैं L1 और L2 दोनों की बात कर रहा हूँ। वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये मैं L1 और L2 के परिप्रेक्ष्य में है, L1 और L2 के परिप्रेक्ष्य में। तो 200 से 200 प्लस वाले बच्चे जो हैं, वो लगभग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रबलतम उनके चांस हैं। 180 से 200 के बिटवीन जो बच्चे हैं, खासतौर से 190 से 200 वाले जो बच्चे हैं, वो प्रतीक्षा कर सकते हैं। 180 वाले बच्चे भी चाहें तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरिट के आने के बाद पता लगेगा वस्तु स्थिति। और सबसे बड़ी बात ये थी कि L1 L2 का ये जो नया फॉर्मेट था, मुख्य परीक्षा वाला, इस नए फॉर्मेट में नए सिलेबस के साथ ये पहली परीक्षा थी, तो इसलिए अपने पास पुराना कोई मापदंड भी नहीं है कि पुरानी कट ऑफ कितनी है, तो ये भी आप मापदंड नहीं ले सकते हो। 180 से कम वाले जो बच्चे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें पुनः तैयारी का मानस बनाना पड़ेगा, और वो पुनः तैयारी हर हालत में उनको अभी से प्रारंभ करनी पड़ेगी। मैं अपने एक विधायक महोदय, सम्मानित विधायक महोदय, जिनका अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिनके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया था, वो तीसरी बार विधायक चुने जा चुके हैं, चौथी बार की बिल्कुल तैयारी है। और उनका हमेशा एक कथन होता है, और उनका एक शैली मैंने देखी कि जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, जिस दिन वो विजयी घोषित होकर के आते हैं चुनाव परिणाम में, उसके अगले दिन से ही वो अगले 5 साल वाली तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि अगले 5 साल वाला चुनाव जीते। वो कभी जश्न में महीनों या सालों निकाल करके उसमें नहीं रहते हैं। ये मैंने उनको बड़ी बारीकी से मैंने देखा है, और बड़े कर्मठ है। मैं उनकी शैली से बड़ा प्रभावित हूँ, और इस शैली से तो बड़ा प्रभावित हूँ कि वो व्यक्ति जीत करके आता है, उधर विधानसभा चुनाव की परिणाम की घोषणा हुई, इधर उसको MLA चुना गया,
उसके अगले दिन से वो अगले एमएलए के चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। ये कोई ना कोई तो कैलिबर है, कोई ना कोई तो उसके अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि नहीं, मुझे शिथिल नहीं होना है। ये शिथिल ना होना उनको सफलता दिलाता है। ये आप विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू होती है। तो 180 से कम वाले बच्चों को पुनः तैयारी के मानस में आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। क्या करना है, क्या करना है, आगामी भर्तियों की क्या रूपरेखा अगर कोई है तो क्या है। तो संस्कृत विभाग में बहुत जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है, ऐसा आप भी देख रहे हैं, मैं भी मीडिया समाचारों को लगातार वॉच कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग में बहुत जल्दी पद हालांकि कम हो सकते हैं, लेकिन विभाग में भर्ती आएगी। तो इसके लिए वो बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी कि जो मोस्ट एलिजिबल थे लेकिन थोड़ी सी कमी से नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो बच्चे तो प्रबलतम प्रयास करेंगे, उनको करना भी चाहिए संस्कृत विभाग के लिए। व्याख्याता भर्ती सबसे प्रबल है। मैंने अपने अलग से एक सेशन में कहा, व्याख्याता भर्ती का मैंने एक सेशन इस बात बारे में किया कि क्यों व्याख्याता भर्ती सबसे प्रबल है, क्योंकि इतने सारे लेक्चरर्स के प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल में हुए हैं, तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा पद खाली हैं, और सबसे ज्यादा जल्दी जो भर्ती अगर आएगी वो व्याख्याता की भर्ती आएगी, और अच्छे खासे पदों के साथ आएगी, क्योंकि 15-16 हजार से ज्यादा व्याख्याताओं का प्रमोशन होकर के जाना और अभी 5,000 की तैयारी होना, ये आप समझ लें कि बहुत ज्यादा बड़ा एक आंकड़ा होता है। और मैं समझ रहा हूं कि फिर व्याख्याता की जो नई भर्ती है वो सारे विषयों में बहुत अच्छे खासे पदों के साथ लगभग 8 से 10 हजार की भर्ती बन सकती है, और वो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। इसी सरकार के इसी टाइम में मैं समझ रहा हूं कि जून जुलाई तक कहीं ना कहीं इस बाबत हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे आचार संहिता लगेंगी। सेकंड ग्रेड के जब व्याख्याता के पद जाएंगे तो सेकंड ग्रेड के पद निश्चित तौर पे क्रिएट होंगे, क्योंकि वो व्याख्याता में प्रमोशन होंगे तो ग्राउंड लेवल पे आज भी खाली है, जो नई भर्ती हुई है उसे भरने के उपरांत खाली है, व्याख्याता के भी और सेकंड ग्रेड की भी, क्योंकि इस बीच में बहुत सारा उठापटक हो जाती है प्रमोशन की, रिटायरमेंट की। उसके अलावा रीट पात्रता का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि रीट पात्रता तो एक तरीके से सरकार नियमित कराने के मूड में आ भी चुकी थी कि हर साल पात्रता परीक्षा तो हो, भले मेंस परीक्षा में हो सकता है सरकार की स्वीकृति या उसकी स्वीकृति के बाद टाइम लगे तो लगे, लेकिन कम से कम पात्रता परीक्षा तो हो। तो रीट पात्रता परीक्षा जिन बच्चों की क्लियर नहीं है, ऐसे बच्चे जो अभी नए तैयार हुए हैं, अभी जिन्होंने बीएड बीएससी किया है या बीए बीएड बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, अंतिम वर्ष में है, तृतीय, वो पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, सीटेट की तैयारी करें, एस्टेट की निकली है, 100% उनको तैयारी का तो मानस बनाना पड़ेगा। शिथिल नहीं बैठ सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल के रक्त को कम करेगा। तो जो बच्चों ने दबाव एग्जाम के टाइम में अभी झेला है, चाहे वो लेक्चरर या सेकंड ग्रेड या रीट मेंस के टाइम का हो, ध्यान रखो उन बच्चों से सबक लो कि इतना दबाव उन्होंने झेला, अगर वो फाउंडेशन में कहीं चले होते शायद इतना दबाव नहीं झेलते। तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में सोच विचार करके काम करना है, और अपनी कुछ आदतें बनाओ, अपनी कुछ आदतें नियमित तौर पे अभी से बनाओ। आप पूरे दिन भर में अगर आप ये सोचते हो कि फालतू इधर उधर टाइम निकालने, तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा चेंज करना है। 4 से 5 घंटे, अभी शांति काल की बात कर रहा हूं, शांति काल के समय में 4 से 5 घंटे नियमित अध्ययन का आप समय निकाल सकते हो। और 4 से 5 घंटे तो ये छुट्टियों में निकलते हैं। आप ये देखें, एक विद्यार्थी अगर कोई एडिशनल ऐसा जॉब भी कर रहा है जिससे वो अपना थोड़ा आर्थिक संबल अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी प्राइवेट विद्यालय में या किसी अन्य प्राइवेट जॉब में, तो भी वो 4 से 5 घंटे नियमित उसके पढ़ाई के हमेशा निकल सकते। प्रातः काल उठ करके 5 से 7 2 घंटे आराम से निकाल सकता है, रात्रि सोने से पहले 2 घंटे आराम से निकाल सकता है, एक आध घंटा दिन में कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो 4 से 5 घंटे नियमित अध्ययन करें, और नियमित अध्ययन में आपको 6 to 12 की जो पुस्तकें होती हैं वो आपको बेस देती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उनको एक बार निपटारा तो उनका करना ही है। एनसीईआरटी की बुक्स ले लें या आरबीएससी की बुक्स ले लें, एक ही है। तो उससे आपको एक बेस तो आपको बनेगा। अपने अपना जो रिलीवेंट सब्जेक्ट आपका जो है, उससे सब्जेक्ट से जुड़ी अपनी पुस्तकें आप लें। सामान्य ज्ञान के लिए, राजस्थान जीके के लिए आप वो पुस्तकें लें, वो कहीं ना कहीं काम आती है, और एक तैयारी दूसरी जगह काम आती है। ये आपको पता है। अपडेटेड नोट्स आप बनाए, नवीन नोट्स आप बनाए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये काम सतत आपका चलेगा तो आपको ये बेस देगा, आधार देगा, ठोस आधार देगा। और फाउंडेशन कोर्सेज के साथ चले। फाउंडेशन कोर्स कहीं से भी हो, मेरे हो तो मेरे, या किसी और के हो तो किसी और के, सवाल वो नहीं होता है, लेकिन सवाल आपकी तैयारी का है। मैंने तो अपने स्तर से जो फाउंडेशन कोर्स मैंने दिए हैं, मैं अपनी ओर से श्रेष्ठतम प्रयास करता हूँ। फैकल्टीज के चयन को लेकर के मैं खुद कितना चूजी हो सकता हूं, आप मेरे नेचर को देख के अनुमान लगा सकते हो। मुझे एक्यूरेसी पसंद है। प्रश्न कहीं ना कहीं जब गहनता में आते हैं, जब बहुत ज्यादा गहराई में आते हैं, क्योंकि अभी तो परीक्षा देख रहे हैं आप,
बहुत हल्के तरीके से परीक्षा हुई या प्रश्न ऐसे दे दिए जो बिल्कुल के बिल्कुल ऐसे थे जो कहीं अध्ययन में शामिल ही नहीं होते हैं प्राय। कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए, कुछ प्रश्न सीधे सीधे भी थे जो सीधे सीधे आती हैं। तो हमको कहीं ना कहीं वो अध्ययन की गहनता में जाने के लिए एक बड़े डेप्थ और बड़े उस विस्तृत एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो आप एक अच्छे फाउंडेशन के साथ चलें। अच्छे फाउंडेशन के साथ जब आप चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कहीं कहने से आधार मिलता है अपनी तैयारियों के लिए। तो ये काम आपको करना है। रीड के फीवर से बिल्कुल बाहर आप निकल चुके हैं, तो रीड के फीवर से बाहर निकल करके अब अपनी तैयारियों को प्लान करें। और जो बच्चे लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने कहा था कि मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स जो दिए हैं लेक्चरर की तैयारी के लिए, तो मैं अभी जिस एक तैयारी को बहुत ज्यादा प्रबल और वो 100% बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से आने भी वाली है, उस स्कूल लेक्चरर के लिए 2 फाउंडेशन कोर्स में लेकर के आया, जिसमें और ये मैं फाउंडेशन कोर्स चूंकि मेरे विषय जो है वो गणित, साइकोलॉजी और पेडागोजी मेरे प्लेटफॉर्म का मुख्य विषय जो है, बस इसी पे देता हूँ। और जीके वीके का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत या बाकी इन विषयों का कोई काम नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कोई काम नहीं है। हम अपने मेथड्स को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के और गणित को लेकर के फोकस देते हैं, ये हमारे विषय हैं और हम इसी इसी विषयों के साथ चलना चाहते हैं। हमको नहीं वो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है। तो ये फाउंडेशन कोर्स था स्कूल लेक्चरर का। आदरणीय पवन झा सर जो भारत की साइकोलॉजी की बड़ी विशिष्ट फैकल्टीज में से एक माने जाते हैं, जिनके ज्ञान की गहनता जो है वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा। पवन झा सर के साथ एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी जो फर्स्ट ग्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है वो प्लान किया हमने। एक कोर्स हम ये लेकर के आए हैं और ये फाउंडेशन कोर्स आपको उपलब्ध है, एप्लीकेशन पे हमने डाल भी दिया है स्कूल लेक्चरर के लिए। स्कूल लेक्चरर के लिए दूसरा फाउंडेशन कोर्स, ये भी बच्चों की बड़ी समस्या होती है। और यहाँ से ये ध्यान रखो, ये हमने खंड बोली है जहां से अंक निश्चित बटोरे जा सकते हैं, जहां के अंक निश्चित आपकी मुट्ठी में होती है। क्योंकि अगर इनकी तैयारी आपकी अच्छे से पहले से की होती है तो ये लेक्चरर वाली परीक्षा के बच्चों को मैं विशेष तौर पर बता रहा हूं कि चाहे वो पवन सर वाला कोर्स हो, चाहे वो पवन सर वाला कोर्स हो, ये मेरा वाला कोर्स हो, ये खंड ऐसे हैं जहां के अंक निश्चित होते हैं, आपकी मुट्ठी में होती है अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। तो स्कूल मैनेजमेंट वाला खंड है, सांख्यिकी, गणित, मेंसुरेशन वाला खंड है, ये अगर आपको आता है तो आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है और बाहर भी नहीं आ सकता है। इस पर बाहर से आने की संभावना नहीं होती क्योंकि स्थिति वही है। तो ये कोर्स जो है लेक्चरर के, ये दोनों ऑन एयर है, एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं। ये फाउंडेशन कोर्स को आप लीजिए। मैं रीट वाले जो बच्चे हैं, रीट वाले बच्चे जो मेंस की तैयारी, जिनका पात्रता क्लियर है, जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं L2 की या L1, उनके लिए बड़ा शानदार ये मेंस का अपडेटेड कोर्स बिल्कुल लेकर के आए हैं। वो दोनों कोर्स तो बिल्कुल नए हैं लेक्चरर वाले, ये मैंने कोर्स अभी दे भी रखे थे लेकिन अब इनको बहुत ज्यादा अपडेट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें साइकोलॉजी और गणित इन्हीं कोर्सों के अंदर डाल बड़ा कॉम्बो बना दिया है। तो साइकोलॉजी और गणित डाल दिया। शैक्षिक परिदृश्य आरटी वो तो होगा ही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान और गणित ये मैंने नए डाले हैं। और जो शिक्षण विधियां L2 में आएंगी, जैसे गणित विज्ञान में गणित की और विज्ञान की आएंगी, L1 में 5 विषयों की आती है, उसमें से हम गणित, विज्ञान, सामाजिक और हिंदी इनकी शिक्षण विधियां दे रहे हैं। और ये जो शिक्षण विधियों की वीडियोज है उसमें जो बेस्ट वीडियोज थे कुछ पुराने, मात्र 10 या 20%, वो बाकी 75% से ज्यादा बिल्कुल अपडेटेड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से मैं इस प्रयास में हूं कि बिल्कुल अपडेटेड और करंट मैटर को लेकर के। तो जब तक ये फाउंडेशन तैयारी चलेगी तो जिन बच्चों की रीट पात्रता क्लियर है, वो मेंस को ही दोबारा से फाउंडेशन के तौर पे करना चाहते हैं, वो ये मेंस के ये 2 L1 L2 की जो कोर्स है इस पे विचार करें। ये फाउंडेशन आपका बहुत शानदार बनाएंगे। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, उनके लिए भी कॉम्बो मैंने बड़ा बना दिया। वो कॉम्बो में साइकोलॉजी रहेगी पवन सर की और मेरी शिक्षण विधियां रहेंगी। तो गणित वाले में गणित की शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी, विज्ञान वाले में विज्ञान की शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी। ये बड़ा मजबूत कोर्स ये भी रहेगा और आपके 40-40-80 नंबर का बड़ा बड़ा ठोस मैटर आपको तैयारी करके ये देगा। मैं निश्चित तौर पर इन कोर्सों को बच्चों के लिए एक बड़ा वरदान मानता हूं और इसलिए वरदान मानता हूं कि आप एक मजबूत और ऐसी तैयारी जिसे आप आश्वस्त, फिर सवाल ये नहीं होता है, फिर सवाल ये नहीं होता है कि परीक्षा में सवाल सीधा सीधा भले बना करके परीक्षक देगा, ध्यान रखो, परीक्षक बना करके प्रश्न देगा और वो हमारे या किसी पुस्तक में नहीं होगा, ध्यान रखो, तो वो मेरे में नहीं होगा तो राजस्थान की किसी उसमें हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितना विस्तार मैंने कम से कम मेथड्स में मैंने दिया है, राजस्थान तो दूर की बात है, भारत के किसी प्लेटफॉर्म का, मैं बार बार बोलता हूँ और दम्भ से बोलता हूँ, ध्यान रखो, अगर कोई किसी को लगता है दम्भ से बोलता है तो दम्भ से ही बोलता हूं कि मेथड्स में तो भारत के किसी प्लेटफॉर्म का आप कंटेंट बता दो जिसने इतना दिया, चैलेंज है। ये राजस्थान के प्लेटफॉर्म तो कोई भी हो और कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, उसके तो कंटेंट की तो बात ही छोड़ो, मेथड्स को लेकर के जितना विस्तार मैंने दिया है
और जितना ज्यादा बड़ा और व्यापक मैंने कंटेंट मैंने दे रखा है, और अब देखना अब आगे भविष्य में और कितना व्यापक कंटेंट और कितना इनोवेटिव कंटेंट में देने वाला हूँ। और जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा की, रीट L1 या रीट L2 की, वो फाउंडेशन कोर्स के साथ, या जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी BSTC किया है या बीएड जो अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, जो अब पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है। और पूरे राजस्थान में इससे ज्यादा बेस्ट कोर्स नहीं रहेगा। इसमें गणित रहेगा, शिक्षण विधि आपकी रहेंगी, शिक्षा मनोविज्ञान आपका रहेगा। तो लगभग 80 से 90 नंबर का पार्ट आपका कवर होगा, और 150 में से 80 से 90 नंबर का पार्ट आपका ये कवर होता है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती। तो इन कोर्सेज के, फाउंडेशन कोर्सेज के साथ चलिए। बहुत अच्छे कोर्सेज मैंने दिए, मेहनत करके दिए हैं। मैं असल में कभी कभी थोड़ा सा अपने एक एटीट्यूड में रहता हूँ। उस एटीट्यूड का कारण मेरी मेहनत, मेरी परिश्रम, मेरी ईमानदारी होती है। मेरा बच्चों के साथ किया गया ईमानदारी का प्रयास होता है। वो मेरे एटीट्यूड में दिखता है तो दिखे, मैं तो दिखाऊंगा, क्योंकि वो ईमानदारी का है। वो आप बच्चों के साथ किए जाने वाले अच्छे प्रयासों का है, सर्वोत्तम प्रयासों का है। तो वो नकारात्मक नहीं है, वो नकारात्मक, वो बच्चों के हित में है। तो विद्यार्थियों, रीड फीवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अपनी तैयारी को करें, अभी से प्लान करें, अच्छा प्लान करें, और ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और तो बैठ करके मातम नहीं मनाना है। जैसे मैंने आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां प्रारंभ में बोली कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो आपका प्रयास असफल होता है, आप असफल नहीं होते हो। अपने प्रयास को, पुनः प्रयास को सफल बनाए। शायद अगला जो प्रयास है वो आपके पहले प्रयास से इतना ज्यादा विराट, इतना ज्यादा विशाल, कि सफलता आपके सामने बौनी पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।